अब आ जाते हैं उन तैयारियों पर जो कि इस वक्त जारी हैं और बड़ी जोर और शोर से जारी हैं। मौसम की भी परवाह नहीं की जा रही, मिलना है तो मिलना है, क्योंकि इंतखाबात हमारे सर पर आज के दिन है ना, आज हाँ, से तो बाकायदा आगाज हो रहा है। बिल्कुल। तो कल इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर्ड वोटर्स का डेटा जारी किया, जिसके मुताबिक वोटर्स की मजमूई तादाद 12,85,82,760 है, जिसमें से मर्द वोटर्स हैं तकरीबन 6,62,63,704 और ख़वातीन वोटर्स हैं 5,93,00,000। और प्रोड्यूसर साहब को बड़ी जल्दी है, वो चाह रहे जल्दी मैं आगे बढ़ूं, तो उन्होंने मुझे पूरी तादाद नहीं बताने दी। तो इलेक्शन जो है उनकी आमद है और सियासी और इंतखाबी इत्तेहाद भी बनते देख रहे हैं। बिल्कुल। और कल का दिन बड़ा अहम था। साबिक वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कश्ती में सवार हो गए, जबकि कल साबिक सदर आसिफ अली जरदारी बलूचिस्तान में एक वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में उन्होंने ये दावा किया कि अगर पाकिस्तानी अवाम उन्हें चांस दें तो वो पाकिस्तान के मुआशी हालात को ठीक करना जानते हैं और सब कुछ संभाल लेंगे। उधर मियाँ नवाज शरीफ ने भी कल अहम तरीन बयानात दिए हैं। और मियाँ नवाज शरीफ के बयान के हवाले से बात करें तो उन्होंने बयान में कहा कि उनके बयानात से एक चीज़ वाज़ेह लग रही थी कि वो अब भी उस सवाल का जवाब तलाश कर रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला है। कल मियाँ नवाज शरीफ ने तंज़ किया कि 2018 में RTS बिठाकर जो हुकूमत लाई गई वो तो एक मोटरवे भी नहीं बना सकी। उनके साबिक़ा अदवार में मुल्क तरक्की कर रहा था, मगर तरक्की के सफ़र को रोका गया। बिल्कुल। इस वक्त जो हम शिकवे शिकायतें हैं ना, अच्छा पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मियाँ साहब को कोई चीज़ रोक भी रही है और जो दिल में शिकवे गिले हैं वो बयान भी करने हैं। फिर कहते हैं ना कि बस कुछ कहते भी हैं फिर रुक भी जाते हैं। और ये एक दफ़ा नहीं हुआ कि 2-3 बार हो चुका है कि बात कहते कहते पहले तो कहते थे नहीं जी आगे बढ़ना चाहिए। मुझे इस बात पे ना नूरजहां का एक गाना याद है। गाना हाँ बिल्कुल। उन्हें इजहार भी मुश्किल है, कुछ कह भी नहीं सकते, मजबूर है उफ़ल्ला कह भी नहीं सकते। हाय 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 उफ़ल्ला। लेकिन मियां साहब इस वक्त फुल फॉर्म में उफ़ल्ला वाला सीन नहीं है। आधी बात करते हैं, आधी बात तो कर रहे हैं, आधी बात को छोड़कर। अच्छा पता वो कुछ मौके की नज़ाकत भी तो है ना, उनको पता है कि अवाम के मसाइल इसमें कुछ और है, अगर मैं इस चक्कर में पड़ गया तो वो चीज़ें वैसे नहीं होंगी जैसे मैं चाह रहा हूँ। तो इस वक्त जो प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट उसको करना है, तो बजाय इसके कि मैं शिकवे शिकायतें लेके बैठ जाऊं, लेकिन दिल में जो गिला है वो तो फिर जाहिर इंसान कहता है ना। उनके साथ जो हुआ है वो उसका बहरहाल उनका सवाल और उनका जवाब चाहते हैं। और जो कुछ किया गया भाई एक बार नहीं मुतअद्दिद बार है। 90s में तो खैर खुद मियाँ साहब भी और बेनज़ीर भुट्टो साहब एक दूसरे की हुकूमतें गिराने में वो पेश रहे हैं, लेकिन जो उसके बाद 99 में जो उनके साथ हुआ, फिर उसके बाद 2017 में जो उनके साथ हुआ मियाँ नवाज शरीफ के साथ, वो आज तक जो है वो हल तलब है, वो जवाब तलब है कि उनके साथ क्यों हुआ, तभी तो वो कह रहे हैं कि जवाब तो बनता है, एहतसाब की बात नहीं मैं करता, लेकिन हिसाब तो होना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया। खैर अभी जो फिलहाल हमें देख रही हूँ सियासी पंडित हैं वो मियाँ साहब को यही मशवरा दे रहे हैं कि मियाँ साहब मिट्टी पाओ, आगे बढ़ें, छोड़ें फिलहाल। ठीक है शिकवे गिले हैं, लेकिन जब डेमोक्रेसी की बात आती है, जहाँ मुल्क के मफाद की बात आती है, तो वहाँ पर बजाय इसके कि शिकवे शिकायतों को दिल में रखा जाए या एहतसाब या हिसाब की बात की जाए जो अवाम के प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि सियासत तो अवामी खिदमत का नाम है ना, अवाम की फलाह के लिए काम करने का नाम है, तो उसी तरफ अपना फोकस रखें और चीज़ों को सॉर्ट आउट करें। इस वक्त शौकत पराचा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बिल्कुल, शौकत पराचा साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ हैं। पराचा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये इस वक्त हम सिचुएशन देख रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वो अपना सवाल आज तक कायम रखे हुए हैं, ओके उस पर बहुत ज़्यादा एम्फोसिस नहीं हो रहा, वो अपने इंतखाबी मुहिम के मामलात आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो जो सवाल उनके साथ था 2017 में जो कुछ उनके साथ किया गया या हुआ वो बहरहाल आगे ना हो, ये कैसे मुमकिन है और किस तरह से ये तमाम सियासी जमातों का सिस्टम का चलना कि मियाँ नवाज शरीफ की चलती हुई हुकूमत हटा दी जाए किसी न किसी तरह से, तो ये आगे कोई ऐसी हुकूमत ना हटाई जाए। आपको क्या लगता है मुल्क में इस तरह चीज़ें चेंज हो रही हैं? अच्छा पराचा साहब, मेरा ख्याल है कि मुदस्सिर उनसे दोबारा अभी हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, अभी वो कुछ सेट होके बैठ रहे हैं। अच्छा पराचा साहब आ गए, आप हमें सुन सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। हमने पराचा साहब को भी जो है बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। पराचा साहब चाय पी ली आपने, नाश्ता कर लिया? हमने आपको सुबह सुबह जहमत दी है। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, मुझे बताइए नाश्ता कर लिया है ना आपने? जी जी चले। पराचा साहब असल में अर्ली उठने वाले हैं और जब कोई अहम केसेस सुप्रीम कोर्ट होते हैं हम उनको वहाँ भी देख लेते हैं, बिल्कुल ऑन ऑफिस में भी देख रहे होते हैं जो एक्टिविटीज। और आज तो बड़ा अहम दिन है इलेक्शन का, क्योंकि आज फैसला हो रहा है। हाँ, बाकायदा आगाज हो रहा है और आज तो आई थिंक एक फैसला भी आ रहा है ना, वो जो महफूज हुआ है पीटीआई के बल्ले के निशान पे।
तो पराजा साहब, सर आपसे आगाज करते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब आज भी ये सवाल कर रहे हैं कि उन्हें क्यों निकाला है, लेकिन ये 2017 में 99 किसी भी तरह के मामलात हों मुल्क में, वो निज़ाम आप देख रहे हैं कि वाकई वो कायम हो रहा हो कि कल को कोई और हो या मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत हो तो उनको इस तरह से ना निकाला जाए कि आवाम के वोट लेकर कोई भी वजीर आज़म बने और उसकी हुकूमत ख़त्म हो जाए। क्या तब्दीली निज़ाम में बेहतरी नज़र आ रही है सर वैसे थे साफ़ी आपको? बहुत शुक्रिया एंड वेरी गुड मॉर्निंग। बात ये है कि कौमें अपने कंडक्ट से और अपनी माजी से सीखती हैं। जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है वो किसी भी तौर पर आइडियल नहीं है। यानी इंडिया इस वक्त $600 बिलियन फॉरेन रिजर्व के साथ बैठा हुआ है और हम जो है वो प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट बैंक्स के मिलाकर भी $12-13 बिलियन पे बैठे। बिल्कुल। एक बिलियन डॉलर के लिए IMF की हर तरह की शराइत मानना पड़ती हैं और उसकी बुनियादी वजह भी यही है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये निकल गया, ये आ गया, ये अब सुप्रीम कोर्ट चल पड़ी, सुप्रीम कोर्ट में JIT बन गई, फिर मॉनिटरिंग जज बन गए, फिर वो पनामा में कुछ नहीं मिला तो अकामों में निकाल दिया। ये वो बुनियादी सवालात हैं जो मियां नवाज शरीफ पूछ रहे हैं। 93 में भी एग्जैक्टली वो निकाले गए। उस वक्त के सदर के पास 58(2)B का अख्तियार था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस नसीम हसन शाह की कोर्ट ने उनको बहाल किया। अप्रैल मई में ये किस्से चलते रहे, लेकिन फिर वो अक्टूबर में, फिर सितंबर अक्टूबर में निकाल दिए गए और इसाक खान भी और वजीर आज़म मियां शहबाज नवाज शरीफ भी। 12 अक्टूबर 99 को, बिल्कुल मैं उस वक्त भी जर्नलिस्ट ही था, तो सुबह सुबह ठीक ठाक था, फिजा बड़ी अच्छी थी। वो मुल्तान गए, वहाँ शुजाबाद में उनका जलसा था नासिर शाह साहब के घर पे। आज भी वो उनकी पार्टी के साथ हैं। तो फिर पता नहीं शाम में 4 बजे क्या हुआ कि वो मामला ही उलट हो गया और फिर नवाज शरीफ हट गए। तो ये हमारी तारीख कोई अच्छी नहीं है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से, और उसी इंस्टेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान सफर करता है, पाकिस्तान के लोग सफर करते हैं। बेरोजगारी, आपके प्रोजेक्ट्स नहीं आते, इन्वेस्टमेंट नहीं आती कि आप एक लॉन्ग टर्म वो एटमॉस्फेयर नहीं दे सकते। मसलन यकीन माने यही इलेक्शन है, यानी जब अब आकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, ये दूसरे वाला जिसमें उमैर नियाजी को तौहीन अदालत का नोटिस गया, उसके बाद अब यकीन हो रहा है कि हाँ 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। वरना पूरे मुल्क में हर एक बंदे ने, ये नहीं मैं किसी खास की बात कर रहा, हमारे यहाँ हर बंदा पॉलिटिशियन भी है, हर बंदा दिफाई तजज़ियाकार भी है, हर बंदा फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट भी है, हर बंदा इकोनॉमिस्ट भी है। सब ने मिलकर एक अफवाह फैलाई हुई थी कि इलेक्शन तो हो ही नहीं सकते जी 8 फरवरी। बिल्कुल। वो अच्छा, लेकिन पराजा साहब, ये एक बड़ी अच्छी चीज सुप्रीम कोर्ट से हमें नजर आई। जो हल्का बंदियों पर एतराज थे वो भी देखे, जैसे मंसूर अली शाह ने कहा कि वो भी सब गैर मौसर हो गए हैं। फिर इलेक्शन के हवाले से जो कयास आराइयाँ थी उनको जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में जाके ख़त्म किया गया है, वो एक बड़ा खुश आइन मामला है। दूसरा जो मेरा सवाल आपसे वो ये है कि ये जो इलेक्शन के हवाले से 88 के बाद से लेके हम जुडिशरी में ROs और DROs देख रहे थे, उसमें अब ब्यूरोक्रेसी आई है। तो 88 से लेके आज तक तमाम इलेक्शन पर एतराज़ तो रहे हैं, बल्कि बहुत से इलेक्शंस के हवाले से तो ये भी कहा जाता रहा कि टर्नआउट कुछ था, अगले दिन कुछ और रहा। तो अब जो ब्यूरोक्रेसी आ गई है, तो क्या इस पर भी वही एतराज़, वही चीज़ें रहेंगी? तो फिर इलेक्शन के शफाफ होने में भी हम बहुत दूर हैं, जैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की आप बात कर रहे हैं। बेसिकली तो इलेक्शन जो है वो एक अमानत है और सब के लिए अमानत है। वो सिर्फ अदलिया नहीं है, फिर ब्यूरोक्रेसी नहीं है, हम खुद बतौर नेशन, हमारे अंदर वो इतना डिटर्मिनेशन, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी तो हमारे इनबिल्ट होनी चाहिए ना, हमारी नीयत में होनी चाहिए। उसमें अगर एक फैसला हो गया कि जी इलेक्शन 2013 या 2017 का 18 का हमने फलां पार्टी को देना है, तो फिर वो हमारे अंदर की ट्रांसपेरेंसी नहीं है। यानी असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, तहसीलदार, वैसे तो आपका सारा निज़ाम वो चलाते हैं। अगर वहां उन पे आप ट्रस्ट कर रहे हैं तो इलेक्शन में ट्रस्ट क्यों नहीं किया जा सकता? बिल्कुल। और इन कंपैरिजन अगर अदलिया पे
आप उनको आरओज बनाते हैं, डीआरओज बनाते हैं, तो कौन सा एक इलेक्शन 85 से ऑनवर्ड जो हमारी जिंदगी में हुए, 85 से ऑनवर्ड कौन सा इलेक्शन है जिसकी मैं कह दूं, आप कह दें या कोई कह दे कि जी वो बिल्कुल 100% फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हुए थे। तो ये जो एक परसेप्शन बना दी जाती है पहले कि नहीं वो जजेस का इलेक्शन होगा तो ठीक होगा। मसलन इलेक्शन कमीशन पे मैं आ जाता हूँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो भी पोस्ट होती थी वो माजी में कहा जाता था कि जी रिटायर्ड जज हो जाए। फिर ये 18वीं तरमीम के बाद उसमें आया कि नहीं कोई भी हो सकते हैं, वो ब्यूरोक्रेट भी हो सकते हैं। फिर आपने देखा कि एक साल जो अभी जो आए हुए हैं सिकंदर सुल्तान, मोहम्मद जलाल सिकंदर सुल्तान राजा साहब, ये ब्यूरोक्रेट हैं, और ब्यूरोक्रेट को लाने वाले वही लोग हैं जो आज उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं बैठ के। और आज सिर्फ वो बैलेट वाला नहीं है, बल्ले वाला, निशान वाला मामला नहीं है। आज तौहीन अदालत वाले केस में जो तौहीन इलेक्शन कमीशन वाला केस है उसमें भी है, उसमें तो फवाद चौधरी साहब। बिल्कुल पराचा साहब ये है, लेकिन अब मसला ये है कि हम देख रहे हैं कि एक जमात की जानिब से पहले शोर मचाया गया कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, उसके बाद हम सुनते हैं कि जवाब में ही आता है कि जी हमारे साथ तो जो बुरा हुआ अभी ये उसको समझने के लेवल कर रहे हैं, हमें हमारा हक दिया जा रहा है तो हम जनाब खुल के इलेक्शन लड़ेंगे और सारे मैदान में है। लेकिन ये सारी जो कंट्रोवर्सी इलेक्शन से पहले क्रिएट हुई है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड वाली, फिर एक जमात ये कहती है हमें दीवार से लगा दिया गया है, हमारे तो सारे रहनुमाई जेलों में है, हमारे कारकुनान पकड़े जा रहे हैं, हमें मौका नहीं दिया जा रहा। कैसे मुमकिन है कि कंट्रोवर्सी इलेक्शन के बाद क्रिएट ना हो? और 58 अरब रुपया ज़ाहिर लगेगा इलेक्शन पे, तो इतना पैसा भी लग रहा है, तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, उन्हें क्यों नहीं हल किया जा रहा? और अब तो कोर्ट ने भी कह दिया है कि किसी भी तरह की दरखास्त को भी नहीं सुना जाएगा इलेक्शन से पहले। अब नहीं, इलेक्शन से पहले हल्का बंदियों के एतराज़ात नहीं सुने जाएंगे, क्योंकि वो हमारे आइन और कवानीन का हिस्सा यही है कि वंस डिलिमिटेशन इज डन, वंस इट इज नोटिफाइड रादर, तो उसके बाद तो अगर किसी को रिजर्वेशन है तो फिर वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां पर जाए, या फिर वो नहीं हो ही नहीं सकती? अब नहीं, शेड्यूल आने के बाद नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो नहीं है ना कि फिर उधर कैंपेन चल रही है और इधर से ये केस चल रहा हो, एक बंदे को पता भी ना हो कि उसका हल्का बदल रहा है या उसका हल्का वही है। ये जो कहते हैं ना चेक एंड बैलेंस रखने पड़ते हैं। चूंकि हल्का बंदियां में टाइम लग गया, वैसे तो 1 साल हो गया जो एमकेएम जो बात कर रही थी वो हल्का बंदियों पर ही तो बात हो रही थी। देखे ना कराची में यूसीज टूटी, यूसीज बनी, वो फिर हल्के बने, वो क्या था, वो सारी हल्का बंदियां ही थी। तो हल्का बंदियों की एक्सरसाइज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करवाई, लेकिन जब ये हल्का बंदियां चल रही थी, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया था या फॉर दैट मैटर शेड्यूल नहीं आया था, उससे पहले ही बयानात शुरू हो गए कि जी वो हमारी पॉपुलेशन कम हो गई, हमारी पॉपुलेशन ज्यादा हो गई। तो जो बात ये है कि इदारों की इतनी क्रेडिबिलिटी हो कि जो हमारे इदारे काम करें फिर उन पर हर्फ ना आए। ये जो इलेक्शन के बाद वाला मामला है, अब 2 ओपिनियन है। पहली ओपिनियन ये है कि जी ये पहले भी चूंकि वो एतराज़ात होते रहे तो अब भी एतराज़ हो गए, तो क्या मामला है? एक ये, यानी एक हमारे अंदर ज़हन में ये बात हो गई कि पहले भी हुआ है ऐसा, चले अब भी हो गया तो क्या फर्क पड़ गया। लेकिन दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इतना बड़ा मुल्क है, पूरी दुनिया की, मैं आपको एक बात करूं, मैं फॉरेन ऑफिस भी कवर करता हूं, डिप्लोमेटिक अफेयर भी देखता हूं, पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान के इलेक्शन पर हैं। 4 महीने हो गए जब से ये अगस्त में ये हुकूमत निगरान आई और पुरानी हुकूमत चली गई। हर बंदा ये पूछता है, यही बात देखता है कि जी वो चले आपके इलेक्शन आ रहे हैं, वी लुक फॉरवर्ड टू दीज इलेक्शन, वी लुक फॉरवर्ड टू दीज इलेक्शन। भाई दुनिया में सिवाय म्यांमार के या मोनार्की जो कॉन्स्टिट्यूशनल है उनके अलावा तो एक ही सिस्टम है, वो है यही डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी का इंटीग्रल पार्ट है इलेक्शन प्रोसेस। तो दुनिया में जो एक अपना नॉर्म है, दुनिया उसी अपने नॉर्म के पर्सपेक्टिव में हमारी तरफ देखती है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट इलेक्शन है, न सिर्फ हमारे इंटरनल अफेयर्स के लिए बल्कि हमारी जो फॉरेन रिलेशंस हैं उनके लिए उतने ही इक्वली इम्पोर्टेंट इलेक्शन है। लिहाजा जो प्रोसेस चल रहा है खुदा करे वो ट्रांसपेरेंट रहे, ये बड़ा जरूरी है। हम ये बहुत उम्मीद जरूरी है कि करते हैं ट्रांसपेरेंट उस मामले को होना चाहिए, इलेक्शन बखैर खूबी अंजाम भी होने चाहिए। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।